सकते हो कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों, हम जो इस वीडियो में जो है बीपीएससी का जो है बिहार लोक सेवा आयोग प्राथमिक शिक्षक का जो है कक्षा 1 से 5 तक का जो है ये इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम लोग जो है 8 को डिस्कस करने वाले हैं। आप अभी तक हमारे इससे पहले का सेट 1 से लेकर 7 तक आप नहीं देखें तो आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिएगा। यह सेट आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसमें कुल 120 प्रश्नों की संख्या दिया गया है और कुल 120 प्रश्न हैं। तो चलिए समय को देर न करते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? आपके पास 4 ऑप्शन है, चौड़ी सीधी, सकरी और टेढ़ी मेढ़ी, सपाट या सकरी और घुमावदार। तो आपका इसका राइट आंसर होगा चौड़ी और सीधी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो चौड़ी और सीधी थी। दूसरा प्रश्न दिया गया आपका 1831 में बुद्ध भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? कच्छ में, शिवभूम में, पश्चिम घाट या सतारा। तो आपका इसका राइट आंसर होगा यह जो है शिवभूम में जो हुआ था। 1831 में बुद्ध भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह जो शिवभूम क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा। आपका थर्ड प्रश्न दिया गया है कि स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, बिहार में जनजातीय आंदोलन, बिहार में मजदूर आंदोलन, बिहार में किसान आंदोलन, बिहार में जातीय आंदोलन। सभी लोग जानते हैं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है यह बिहार में जो है मजदूर आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा। उन्होंने जो है 1923 में बिहार किसान सभा का गठन किया था और उन्होंने आरंभिक गतिविधियां बिहार और उत्तर प्रदेश में केंद्रित थी और उन्होंने पटना के समय बिहटा में एक आश्रम भी बनाया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है कि बौद्ध साहित्य त्रिपिटक किस भाषा में रचना किया गया था? तो बौद्ध साहित्य त्रिपिटक किस भाषा में रचना किया गया? आपके पास 4 ऑप्शन है, संस्कृत, अर्धमागधी, पाली और प्राकृतिक। तो आपका इसका राइट आंसर होगा बौद्ध त्रिपिटक जो है पाली भाषा में रचना किया गया था। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर होगा। बौद्ध त्रिपिटक देखा जाए तो पिटकों की संख्या 3 है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभ्यम पिटक, ये 3 पिटक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तमिल, खरोष्टी, अज्ञात या ब्राह्मणी। तो आपका इसका राइट आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो थी अज्ञात थी। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि मिली थी उसमें 2 विशेषताएं जिनके कारण इस सभ्यता को लिपित अभी तक अज्ञात है। तो ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर होगा। बिहार में कृषि आधारित उद्योग में से किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो आपका इसके पे 4 ऑप्शन दिया गया है, ए, बी, सी और डी। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनाज आधारित उद्योग है। बिहार में कृषि आधारित उद्योग में से किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो अनाज आधारित उद्योग। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किससे मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभ हुआ है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, सरकारी पेंशनभोगी, लेनदार, बचत बैंक या खाताधारक देनदार। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेनदार को जो होता है मुद्रास्फीति में सबसे अधिक लाभ होता है। ऑप्शन नंबर बी। कैसे होता है? जैसे मान लें कि आपने जो किसी से जो है 2 कट्ठा ज़मीन लिया 4 लाख में, और जो है उससे क्या हुआ कि 4 लाख रुपये उधार लेकर मैं अपने ज़मीन खरीदा, 5 साल के बाद उससे बेचा आपने, तो 4 लाख के लिया तो 5 साल के बाद उस ज़मीन की कीमत बढ़ के हो गया 6 लाख रुपया। तो क्या हुआ कि लेनदार को जो 4 लाख देना पड़ेगा जिससे लिए है, और आपका फ़ायदा कितना हो गया 2 लाख। इसीलिए जो लेनदार को क्या होता है कि फ़ायदा होता है मुद्रास्फीति में। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के आरंभिक दोनों में से रिजेंट संरक्षक कौन था? तो अकबर के आरंभिक दिनों में उसका संरक्षक कौन था? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि अकबर का संरक्षक किसे कहा जाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, अबुल फजल, बैरम खां, तानसेन और टोडरमल। तो अकबर का संरक्षक जो था यह बैरम खां था। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर देगा। मेवाड़ के महाराणा प्रताप को किस युद्ध में मुगल सेना से पराजित होना पड़ा था? मेवाड़ के महाराणा प्रताप को किस युद्ध में मुगल सेना से पराजित होना पड़ा था? पानीपत का पहला युद्ध, करनाल का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध या घाघरा का युद्ध। तो आपका इसका राइट आंसर देगा ये जो है हल्दी घाटी का युद्ध में जो है महाराणा प्रताप को जो है 1576 में जो है अकबर और महाराणा प्रताप के से हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इसमें अकबर की तरफ से मान सिंह और आसफ खां ने सैनिकों का नेतृत्व किया था। इस युद्ध में जो है बाद महाराणा प्रताप ने जो है गोरिल्ला पद्धति से इस्तेमाल कर कुछ समय तक युद्ध जारी रखा था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हल्दी घाटी के युद्ध 1576 में। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न दिया गया है कि जनजातीय और जिले के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यहाँ पर दिया कि संथाल बांका क्षेत्र में, मुंडा जमुई क्षेत्र में, उराव सुपौल में और खरवार भागलपुर में। तो इनमें से कौन सही नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4, खरवार जो है यह भागलपुर में है, यह गलत है। जबकि संथाल बांका जिले में,
मुंडा जमुई में, उराव सुपौल में। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। संथाल झारखंड की एक प्रमुख अनुसूचित जनजाति है जो मुख्य रूप से संथाल परगना प्रमंडल में पश्चिमी और सिंहभूम, हजारीबाग, रामगढ़ आदि जिलों में निवास करती है। इसका कुछ आबादी बिहार के भी भागलपुर, पूर्णिया, सहरसा तथा मुंगेर प्रमंडल में पाई जाती है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जनजाति जिले में कौन सा हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संथाल हो जाएगा। यहाँ पे भागलपुर नहीं बल्कि संथाल हो जाएगा। संथाल जो था ये कहाँ था? तो बिहार के जो है भागलपुर, पूर्णिया, सहरसा और मुंगेर आदि में पाए जाते हैं, बांका में नहीं। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में लिखिए। तो यहाँ पे दिया गया कौन सा क्रम किस प्रकार हुआ था। तो आपको बता दूं कि जो है सिपाही विद्रोह जो है सभी लोग जानते हैं कि 1857 में हुआ था। वास्को डी गामा भारत आगमन कब हुआ था? तो 1498 में आया था। और जब बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कब किया था? तो पानीपत की प्रथम युद्ध के समय। तो कब हुआ था? तो 1526 में जो है हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आपका हो जाएगा 1500, वास्को डी गामा आया था 1498, उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद 1, यानी कि 2, 3, 1। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ हिस्सा लेने वाला कौन गया था? आपके पास 4 ऑप्शन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो देखा जाए तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी के साथ हिस्सा लेने के लिए जो वहाँ पे गए थे सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। पंजाब में कृषक आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले जेल भेजा गया था? 1905, 1907, 1909 या 1911। तो आपका इसका राइट आंसर होगा, इन्हें जो है मांडले जेल 1907 में जो है लाला लाजपत राय को जो है निर्वासित करके मांडले जेल भेजा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, मांडले जेल 1907 में। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में महान रंजीत सिंह को सम्मानित किया था? आपके पास 4 ऑप्शन है, प्रथम मिंटो, विलियम बेंटिक, हेस्टिंग या ऑकलैंड। तो किस गवर्नर ने रोपड़ में महान रंजीत सिंह को जो सम्मानित किया था? तो यह सम्मानित करने वाले व्यक्ति थे विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है रोपड़ में रंजीत सिंह को सम्मानित किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी के 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? आपके पास 4 ऑप्शन है, सूरत, बॉम्बे, अहमदाबाद और वर्धा। तो आपका इसका राइट आंसर होगा वर्धा में। नेक्स्ट प्रश्न है कि असहयोग प्रस्ताव जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास किया गया था? लखनऊ, दिल्ली, बम्बई या कलकत्ता। तो यह पास किया गया था आपका कलकत्ता में। कलकत्ता अधिवेशन में जो है सितंबर 1920 में जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव को मान्यता दी गई थी और कांग्रेस में वार्षिक अधिवेशन दिसंबर 1920 नागपुर में आंदोलन को लागू किया गया था। इस आंदोलन में नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी थे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, कलकत्ता में। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना समस्त वन क्षेत्र का कितना % है? 7.27, 6.87, 3.21 या 12.77। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 7.27। देखा जाए तो बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत 7.27% है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? आपके पास 4 ऑप्शन है, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या गांधी जी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह सिद्धांत प्रस्तुत किए थे दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग दोस्तों कमेंट में हमें बताइएगा कि ग्रैंड ओल्ड लेडी मैन किसे कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड लेडीज, यानी कि ग्रैंड ओल्ड लेडी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि कौन सा व्यापार संघ व्यापार के सबसे पुराना है? कौन सा व्यापार संघ भारत में सबसे पुराना है? भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस या भारतीय मजदूर संघ केंद्र या अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस या भारतीय मजदूर संघ। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस। यह जो है भारत का सबसे पुराना संगठन। इसका स्थापना देखा जाए तो यह 31 अक्टूबर 1900 जो है 20 को बम्बई में लाला लाजपत राय और जोसेफ और एन जोही के द्वारा किया गया था। लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष और दीवान इसके चमनलाल महासचिव थे। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन चटगांव शस्त्रागार लूट में शामिल नहीं था? तो आपको यहाँ पे बताना है
कल्पना दत्त, सूर्य सेन, प्रीति लता वाडेकर या दिनेश गुप्ता। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दिनेश गुप्ता। दिनेश गुप्ता जो थे ये चटगांव शस्त्रागार में शामिल नहीं थे, जबकि कल्पना दत्त, सूर्य सेन, प्रीति लता वाडेकर शामिल थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, दिनेश गुप्ता शामिल नहीं थे। चटगांव शस्त्रागार देखा जाए तो यह वर्ष 1930 में सूर्य सेन के नेतृत्व में किया गया था। कब किया गया था? तो 1930 में, जब सबने वगैरह आंदोलन भारत में चल रहा था तब। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्थल मंडल शब्द किससे संबंध रखता है? पादप और जंतु प्राणी से, या पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र से, या पृथ्वी का पटल भूपृष्ठ से, या इनमें से कोई नहीं। तो स्थल मंडल का शब्द किससे संबंध रखता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी का जो है पटल भूपृष्ठ से रखता है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि जापान के लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है? तो जापान को जो है द लैंड ऑफ राइजिंग सन क्यों कहा जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। सूर्यास्त होते सूर्योदय हो जाता है, या जापान में दिन भर सूर्य आकाश में पूर्व दिशा में रहता है, या जापान विश्व में एक ऐसा देश है जो पूर्व में सबसे अंतिम छोर पर वह सूर्योदय सबसे पहले होता है, या 4 दिया गया सूर्य की किरणें समुद्र के जल से अपवर्तित होकर जापान में सूर्योदय को हो जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी। होता क्या है कि जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा था? क्योंकि जापान जो है सबसे पूरब का देश है, जहाँ पे सबसे पहले जो है सूर्य उगता है, इसीलिए जो है जापान को जो है लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में हीरा जो है आपूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है? रूस, यूएसए, जापान या दक्षिण अफ्रीका। तो आपका इसका राइट आंसर होगा हीरा के उत्पादन में सबसे ज़्यादा रूस योगदान देता है। विश्व में हीरा का सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र जो है एंटवर्प जो है बेल्जियम में है, जो लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन रूस किया जा करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सिराको तूफान की सही दिशा का चयन कीजिए। यह सहारा से भूमध्य सागर की ओर, या यूएसए से उत्तर की ओर, या सहारा से पश्चिम की ओर, या एड्रियाटिक सागर से इटली की ओर चलता है। तो सिराको जो तूफानी पवन है, जिसे जो है रक्त वर्षा के नाम से जानते हैं, तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो सहारा के भूमध्य सागर की चयन की दिशा की ओर चलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। सिराको जो है गर्म, शुष्क तथा रेत से भरी हवा है, जो सहारा के रेगिस्तानी भागों में उत्तर की ओर जो भूमध्य सागर को पार कर इटली और स्पेन में प्रवाहित होती है, और नमी धारण करने के कारण जब इटली में वर्षा होती है तो इसे रक्त वर्षा के भी नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापांतर में सर्वाधिक होता है? दैनिक तापांतर कहाँ पे? मरुस्थल पर, पर्वत पर, पठार पर, या महासागर पर। तो आपका इसका राइट आंसर मरुस्थल पर। मरुस्थल का जो दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है, क्योंकि मरुस्थल में रात का तापमान 0 डिग्री होता है, और जो है दिन का तापमान वहाँ पे जो सर्वोत्तम 40 से 45 डिग्री पहुँच जाता है, जिससे जो है थार, सहारा इत्यादि वहाँ पे मरुस्थल गर्म का तापांतर ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, यूरोप, एशिया, अफ्रीका या उत्तरी अमेरिका। तो सबसे अधिक देखा जाए तो देश कहाँ पे है? तो अफ्रीका में। अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश महाद्वीप है, जहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है इनकी कुल देशों की संख्या 54 है। कितना है? 54 है। जबकि महादेश एशिया महादेश में देखा जाए तो यहाँ पे जो है 52 देश हैं। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? आपके पास अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम या मेघालय। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम में। मिजोरम में जो है यहाँ पे देखा जाए तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मिजोरम राज्य में आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह जो है राष्ट्रीय पोषण संस्थान अनुसंधान कहाँ है? तो यह जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय पोषण संस्थान हैदराबाद में स्थित है तथा उस्मानिया विश्वविद्यालय के एक संगठनात्मक इकाई के रूप में जो है जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान आधारित संस्थान है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शहरों में से किस शहर के निकट पालीताना मंदिर स्थित है? तो पालीताना मंदिर जो किस शहर के निकट स्थित है? माउंट आबू या मेवात, उज्जैन या भावनगर। तो आपका इसका राइट आंसर होगा भावनगर। भावनगर कहाँ है? तो यह गुजरात में है। देखा जाए तो जो
पालिताना मंदिर स्थित है किस शहर के निकट? तो भावनगर के निकट। ऑप्शन नंबर जो है यानी कि 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पलताना मंदिर गुजरात के भावनगर में स्थित है। यह एक जैन मंदिर है जो शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित है। यहीं से जो है संकोजय नदी निकलती है और खंभात की खाड़ी में इसके पश्चिम की स्थिति में है। जो इन मंदिरों का निर्माण जो देखा जाए तो 1311 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? सबसे लंबी किसकी तटरेखा है? यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और आंध्र प्रदेश। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे लंबी तटरेखा देखा जाए तो गुजरात की है। ऑप्शन नंबर जो है ये सी इसका राइट आंसर। लगभग देखा जाए तो ये 1600 किलोमीटर है। आंध्र प्रदेश की देखा जाए तो यह 960 किलोमीटर है और तमिलनाडु को देखा जाए तो 720 किलोमीटर और कर्नाटक की देखा जाए यानी कि तो 400 किलोमीटर कर्नाटक के पास है। तो आपका इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, गुजरात के पास 1600 किलोमीटर तटरेखा है। अगला प्रश्न दिया गया है कि माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा या मिजोरम। तो माजुली द्वीप जो है संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो किस राज्य में? आपको बता दूं जानकारी के लिए कि यह ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यह जो असम में जो है माजुली द्वीप सबसे बड़ा संसार का नदी द्वीप है जो असम राज्य में ब्रह्मपुत्रा नदी में स्थित है। देखा जाए तो यह जो है कुल 1250 किलोमीटर का क्षेत्र है। यह गाद जमा होने के कारण जो है केवल 421.65 किलोमीटर बचा है। तो आपका इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, यह जो है ब्रह्मपुत्रा नदी पर असम में है। देश के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमा है? तो अरुणाचल प्रदेश का साझी सीमा किसके साथ है? भूटान, बांग्लादेश, चीन या म्यांमार, बांग्लादेश, चीन या भूटान, चीन, म्यांमार या भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूटान, चीन और म्यांमार के साथ जो है अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। भूटान, चीन और म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। अगला प्रश्न दिया गया है कि सर क्रीक यानी कि निवेशिका कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन दिया है गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर, बी दिया है कि लद्दाख वाली भारत सीमा पर, सी दिया है कि उत्तर पूर्व में भारत चीन सीमा के पास मैकमोहन रेखा पर, या डी दिया गया कि भारत म्यांमार सीमा पर। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर क्रीक जो है यह गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का कौन सा संसाधित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु वह किसी भी संसाधित राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंडीगढ़, पुदुचेरी, दादरा तथा नगर हवेली या अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुदुचेरी। पुदुचेरी देखा जाए तो यह जो है पुदुचेरी भारत के पूर्व तथा पश्चिमी घाट में स्थित है। इसके 4 जिले हैं, पुदुचेरी और कराईकल, यनम और जो है माहे। ये 4 जिले हैं जो पश्चिमी घाट पर स्थित है। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि भारत के साथ सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है? नेपाल, पाकिस्तान, चीन या बांग्लादेश। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ देखा जाए तो 4000 लगभग 96 किलोमीटर सीमा लगता है और जो है नेपाल के साथ देखा जाए तो इसके साथ 1751 किलोमीटर सीमा लगता है और जो है पाकिस्तान के साथ देखा जाए तो इसके साथ जो है 3323 किलोमीटर सीमा लगता है और चीन के साथ देखा जाए तो 3488 किलोमीटर की सीमा लगता है। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। औसत स्थिर लागत चक्र होती है ऊर्ध्वगामी प्रवणता ढलान वाली या यू आकार वाली या भी आकार वाली या नीचे की ओर प्रवणता ढलान वाली। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यू आकार वाली। औसत स्थिर लागत का चक्र जो होता है यू आकार वाली होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय किसके बराबर होता है? तो प्रति व्यक्ति आय जो है राष्ट्रीय आय प्लस दिया गया फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आय प्लस देश की कुल आबादी या राष्ट्रीय आय प्लस जनसंख्या या राष्ट्रीय आय माइनस जनसंख्या या राष्ट्रीय आय गुने जनसंख्या। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आय प्लस देश की कुल आबादी को जो है प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया 38 दिया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं को जो है 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? अनुच्छेद 243 एच
या 243C या 243F या 243G। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अनुच्छेद 243G के साथ जो है या जो है 29 कार्यों को सूची पंचायती राज संस्थाओं को अनुच्छेद के तहत दिया गया है। देखा जाए तो वर्ष 1992 में जो है 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 343G को जोड़ा गया था, जिसमें पंचायतों के अधिकार और उत्तरदायित्व का उल्लेख किया गया है और इसमें जो है कुछ 29 विषय शामिल किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागरिक संशोधन का कानून कब पारित हुआ था? नागरिकता संशोधन कानून आपका कब पारित किया गया था? 11 दिसंबर 2018, 11 दिसंबर 2019 या 11 अक्टूबर 2019 या 11 अक्टूबर 2020। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 दिसंबर 2019 को जो है नागरिकता संशोधन कानून पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता अधिशेष सर्वाधिक होता है। तो उपभोक्ता अधिशेष सर्वाधिक कहाँ होता है? अस्थायी वस्तुओं में या विलासिता में वस्तुओं में या आरामदायक वस्तुओं में या जरूरी वस्तुओं में। तो यह आपका राइट आंसर होगा। उपभोक्ता अधिशेष सर्वाधिक जो है यह आपका होता है कहाँ पे? तो आरामदायक वस्तुओं में। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश की बनी थी? भारत की, श्रीलंका की, इजराइल की या पाकिस्तान की? तो देखा जाए तो विश्व में जो है विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश की बनी थी? तो आपका इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका की। श्रीलंका की जो है पहली महिला प्रधानमंत्री सिरिमाओ भंडारनायके थी। वह श्रीलंका में ही नहीं बल्कि विश्व की प्रथम महिला भी प्रधानमंत्री थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा देश अब भी राजा द्वारा शासित होता है? अफगानिस्तान, ईरान, इराक या सऊदी अरब? तो वह देश कौन सा है जो अभी भी राजा के द्वारा शासित किया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है यह राजा के शासक द्वारा चलाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि CTBT व्यक्त करता है सशक्त नियंत्रण उपाय को या मादक द्रव्य नियंत्रक उपाय को या वित्तीय नियंत्रक उपाय को या व्यापक नियंत्रक और विनिमय को? तो यह जो है CTBT व्यक्त करता है किसको? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्र नियंत्रक उपाय को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किसने किया था? तो जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन जो किसने किया था? ह्यूम ने, हेगल ने, कांट ने या रूसो ने? तो यह जो किया था रूसो ने। रूसो ने जो है यह जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन करते हुए यह बात उन्होंने अपनी पुस्तक जो है सामाजिक समझौते या सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कही थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? संघ सरकार, संघ राज्य सरकार, संघ और राज्य सरकार, न तो संघ और नहीं राज्य सरकार? तो यह जो है काम करता है संघ और राज्य सरकार के बीच। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ और राज्य के तथा किसी अन्य निकायों की लेखाओं की जांच करता है। यह केंद्र सरकार के मुनीम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकल स्थानांतरीय मत प्रणाली में प्रत्येक मतदाता सदस्य अपनी प्राथमिकता बताता है। तो यह किस प्रकार की बताता है? तो 2 विकल्प या केवल 1 विकल्प? यहाँ पे प्रश्न दिया कि एकल स्थानांतरीय मत प्रणाली में प्रत्येक मतदाता सदस्य अपनी प्राथमिकता बताता है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इस सभी के लिए मतदान। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर होगा। एकल जो है स्थानांतरीय मत प्रक्रिया में जो सभी उम्मीदवारों को एक वरीयता क्रम में मत देने होते हैं और भारत में इस प्रकार चुनाव प्रक्रिया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सदस्यों के चुनाव में अपनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। कानून को लागू करने का कार्य होता है। तो कानून को लागू करने का कार्य क्या है? कार्यपालिका का होता है कि विधानमंडल या न्यायपालिका या स्थानीय सूची को? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कार्यपालिका को। कानून को लागू करने का कार्य होता है कार्यपालिका को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। केंद्र सरकार के सिविल अधिकारियों में सर्वोच्च कौन होता है? महान्यायवादी, कैबिनेट सचिव, गृह सचिव या प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव? तो केंद्र सरकार के सिविल अधिकारियों में सर्वोच्च जो होता है आपका कैबिनेट सचिव होता है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत व्यापारिक संगठन डैश सूची का विषय है। तो बताइएगा कि भारतीय संविधान की जो है 7वीं अनुसूची में किसका विषय दिया गया? संघ, राज्य, वैश्विक या समवर्ती? तो आपका इसका राइट आंसर होगा समवर्ती। देखा जाए तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में के तहत व्यापारिक संगठन विषय समवर्ती सूची का विषय है। इस सूची के तहत जो 52 विषय आते हैं और जिन पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जो कानून बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत भवनों एवं भूमि पर कर
किस सूची का विषय है? तो भवन एवं भूमि पर कर जो किस सूची का विषय है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा संघ, राज्य, वैश्विक या समवर्ती। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भवन एवं भूमि पर कर जो लगाता है या राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है, तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत परिपथ में फ्यूज यानी संयोजित जुड़ा होता है किस प्रकार से? तो विद्युत परिपथ में जो फ्यूज होता है, जिसको जो है फ्यूज लगाया जाता है, तो उदासीन तार के साथ श्रृंखला में, या जीवित तार के समानांतर में, या उदासीन तार के समानांतर में, या जीवित तार के साथ श्रृंखला में। तो यह लगाया जाता है आपका जीवित तार के श्रृंखला में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग निर्वात से नहीं गुजर सकती है? प्रकाश तरंग, ध्वनि तरंग, ऊष्मा तरंग या विद्युत चुम्बकीय तरंग। तो निर्वात से नहीं गुजरती है जहाँ पे हवा नहीं हो। तो सभी लोग जानते हैं कि जहाँ पे हवा नहीं होगा वहाँ पे ध्वनि तरंग निर्वात में नहीं गुजर सकती। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ध्वनि के गुजरने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। प्रकाश, ऊष्मा और विद्युत चुम्बकीय तरंग जो निर्वात में गुजर सकती है, जबकि ध्वनि तरंग नहीं गुजर सकती है। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जब एक बार चुंबक या मैग्नेट को दो समान भागों में विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक भाग की ध्रुवीय क्षमता क्या होगी? दोगुनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, शून्य हो जाती है, या पूर्ववत बनी रहती है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह पूर्ववत बनी रहती है। जब एक बार चुंबक मैग्नेट को दो समान भागों में विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक भाग की ध्रुवीय क्षमता क्या होती है? पूर्ववत बनी रहती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेड स्टोरेज बैटरी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो लेड स्टोरेज बैटरी में जो निम्न से किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिकम, नाइट्रिकम, हाइड्रोक्लोरिकम या एसिटिकम। तो आपका इसका राइट आंसर होगा लेड स्टोरेज बैटरी में जो है हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो सल्फ्यूरिकम का, H2SO4 का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। गर्मियों में अत्यधिक पसीने से बचाव के लिए निम्न में से कौन सा यौगिक घमौरी नाशक पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो घमौरी नामक नाशक जो है पाउडर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, बेरिकम, फास्फोरिकम, कार्बोनिकम या सल्फ्यूरिकम। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बोरिकम। बोरिकम जो है इसका प्रयोग जो हम लोग जो है प्रयोग करते हैं, इसका होता है सूत्र होता है H3BO3 होता है। बोरिक अम्ल का प्रयोग हम लोग गर्मियों में अधिक पसीने से बचाव के लिए तथा घमौरी नाशक पाउडर के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पदार्थ जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ प्रशिक्षण में किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट, टार्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल के सोडियम लवण। तो खाद्य प्रशिक्षण यानी पदार्थ को प्रशिक्षण के लिए जो है किसका प्रयोग करते हैं? तो बेंजोइक अम्ल के सोडियम लवण का। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म जीवों द्वारा खाद्य पदार्थों को सड़ने से या खराब होने से बचाने के लिए जो है खाद्य प्रशिक्षक पदार्थों के रूप में जो है सोडियम बेंजोएट का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे सूक्ष्मजीवी जो बीमारी पैदा करते हैं कौन है? एंटीबायोटिक्स, वाहक, रोगाणु या एंटीजन। तो ऐसे सूक्ष्मजीवी जो बीमारी पैदा करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो रोगाणु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संक्रामक रोग SARS का पूर्ण रूप है, तो संक्रामक रोग SARS का पूर्ण रूप क्या होगा? सिंड्रोम एसोसिएटेड रेफ्रेक्टरी सिस्टम या सीवियर एक्यूट रेफ्रेक्टरी सिंड्रोम या सीवियर अर्थमेटिक रेफ्रेक्टरी सिंड्रोम या सिंड्रोम अलार्म ऑन द रेफ्रेक्टरी सिस्टम। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीवियर एक्यूट रेफ्रेक्टरी सिंड्रोम होता है। SARS का पूर्ण रूप होता है जो संक्रामक रोग है, तो सीवियर एक्यूट रेफ्रेक्टरी सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। रेबीज क्या है? कृत्रिम जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है या जीवाणु जनित रोग है या प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो रेबीज जो होता है सभी लोग जानते हैं कि कुत्ते के काटने से होता है, तो यह जो क्या हो जाएगा? तो विषाणु जनित रोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पादप की वह प्रक्रिया जो कम पानी में जीवित रह सकती है, मरुद्भिद, जलोभिद, मीजोफाइट या थैलोफाइट। तो इससे जो है क्या कहते हैं, जो पानी के कम में भी जीवित रह सकता है, तो मरुद्भिदी। मरुद्भिदी पादपों को कम पानी में जीवित रहने की क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? विनोबा भावे, आचार्य कृपलानी, सरदार पटेल या गोपाल कृष्ण गोखले। आप लोग सभी लोग पढ़ते आ रहे हैं कि गांधी जी के जो है राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वंदे मातरम किस पुस्तक से संबंधित है? आनंद मठ, गीतांजलि, दुर्गेश नंदिनी या कपाल कुंडला। तो वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था, जो कहाँ से लिया गया? तो आनंद मठ से। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुआ था?
कराची, लाहौर, ढाका या लखनऊ में? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, इसको बता दो। 1906 में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो ढाका में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ढाका में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था, जिसके जो है ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां तथा नवाब मुहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? आपके पास चार ऑप्शन दिया गया, 1886 से 1951, 1891 से 1956 या 1877 से 1961 या 1889 से 1961। तो आपका इसका राइट आंसर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1891 से 1956 तक। 1891 में जन्म हुआ था और 1956 में जो है इनकी मृत्यु हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में देखा जाए तो इनका जन्म जो 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, और यह जो थे एक महार कुल के यानी कि महू मध्य प्रदेश में हुआ था और इनका मृत्यु जो है हुआ था कब? तो 1956 में उनका निधन हो गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो आपके पास चार ऑप्शन दिया गया है, 1918 में, 1920 में, 1922 में या 1924 में। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1920 में। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन द्वारा तुर्की को विभाजित करने के विरोध में तो भारतीय मुसलमान को ने जो है खिलाफत आंदोलन, यहाँ जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है समाप्ति के बाद ब्रिटेन द्वारा तुर्की में विभाजित करने के विरोध में भारतीय मुसलमानों को खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। और गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता को बेहतरीन अवसर समझकर जो खिलाफत के पक्ष में जो है अगस्त 1920 में जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? सभी लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो 1877, 1882, 1885 या 1892। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 28 दिसंबर जो है 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो स्थापना जो AM ह्यूम के द्वारा किया गया था 1885 में, और इसका जो पहला अधिवेशन देखा जाए तो 1885 में जो है बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिमल चंद्र बनर्जी थे। भारत की सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड गांधी जी ने, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बैंटिंग या लॉर्ड कर्जन। तो सती प्रथा को समाप्त जो 1829 में किया गया था किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बैंटिंग द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1829 में जो है लॉर्ड विलियम बैंटिंग के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने जो सती प्रथा का अंत किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी के परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था? तो गांधी ने जो परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था? आत्मनियंत्रण, नसबंदी, निरोध या लुप्त। तो यह हो जाएगा आत्मनियंत्रण। महात्मा गांधी ने परिवार नियोजन एवं जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए जो है कृत्रिम संसाधन को अपनाने के स्थान पर जो है आत्मनियंत्रण एवं आत्मानुशासन के तरीके को ही महत्वपूर्ण बताया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? आपके पास दिया गया है कमल, लौ रोटी, बाज, रुमाल या दो तलवार। तो 1857 के विद्रोह के समय जो इसका प्रतीक चिन्ह था कमल और रोटी। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी हुआ था? तो लाहौर षड्यंत्र कांड में जो है किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुआ था दोस्तों? नहीं हुआ था। तो बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, सरदार भगत सिंह या राजगुरु। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो बटुकेश्वर दत्त लाहौर षड्यंत्र कांड में जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है यह फांसी दिया गया था, जबकि जो है बटुकेश्वर दत्त इनमें शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 23 मार्च 1931 को जो इन तीनों को जो फांसी दिया गया था। निम्नलिखित में से किससे जो भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? निम्नलिखित में से किससे भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? सुंदरवन, पश्चिमी घाट, मनास या चेरापूंजी। तो यह जो हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है तो पश्चिमी घाट को। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर देगा। पश्चिमी घाट को भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? आपको बताना है कि पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता या मध्य व्यवधान या पारिस्थितिकी तंत्र की आयु या पोषण स्तरों की कम संख्या। तो आपका इसका राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर 4, पोषण स्तरों की कम संख्या जो है यह पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। निम्न में से कौन सा प्रवाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है?
ऑप्शन ए दिया गया परवाल शैल का खनन, बी दिया गया परवाल रोगों का फैलना, सी दिया गया सागरीय जल में अवसादों का जमना और डी दिया गया वैश्विक ऊष्मन का। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 वैश्विक ऊष्मन का। वैश्विक ऊष्मन जो है यह परवाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है, आपको बताना है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक वन तंत्र है। यह गलत है। सर्वप्रथम अर्नेस्ट हेक्ले ने नामक जो है प्राणी वैज्ञानिक है जिन्होंने जो है 1869 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था और पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक अजैविक संघटन पोषण स्तर ऊर्जा प्रवाह इत्यादि को जो है इन्होंने अध्ययन किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? धान का खेत, वन, घास के मैदान या झील? तो आपका इसका राइट आंसर होगा धान का खेत। धान का खेत जो है यह कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर होगा। प्रश्नगत विकल्पों को देखा जाए तो धान का खेत जो है वन, घास के मैदान और झीलों से धान का खेत कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। खास श्रृंखला फूड चेन में मानव हैं। तो खास श्रृंखला फूड चेन में मानव क्या होते हैं? एक निर्माता, केवल प्राथमिक उपभोक्ता, केवल द्वितीय उपभोक्ता या प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। तो यह आपका हो जाएगा प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? आवासीय प्रदूषण, विदेश प्रजातियों का समावेश या अत्यधिक दोहन या प्राकृतिक आवासीय विनाश। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक आवासीय विनाश के कारण जो होता है जैव विविधता में ह्रास का मुख्य कारण होता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1982 या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1996 या पश्चिम बंगाल वन जीव संरक्षण अधिनियम 1959। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जो है यह जो है अधिनियम वन जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? टुंड्रा में, शंकुधारी वनों में या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में या शीतोष्ण वनों में? तो देखा जाए तो सर्वाधिक जैव विविधता जो है यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुआ था कब? 2008 में, 2012 में, 2014 में या 2015 में? तो यह आपका हुआ था कब? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आने कीजिए 2008 में जो है भारत की जलवायु परिवर्तन का प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना की घोषणा जून 2008 में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CO2, CH4, NO2 या O2? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा O2 जो है यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, जबकि ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है मृदा का प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण या वायु प्रदूषण या उपयुक्त सभी। तो उर्वरक जो होता है जो खाद बोलते हैं उसे जो खेतों में छिटाता है अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। मृदा प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण तीनों होता है। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता को अधिकतम संकट है किससे है? तो प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से या अनुपयुक्त कृषि क्रियाओं से या जलवायु परिवर्तन से या जल प्रदूषण से? तो जैव विविधता का जो अधिकतम संकट जो के बारे में देखा जाए तो यह सबसे ज़्यादा होता है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं? तो जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक यहाँ पे बताना है। तो जीवाश्म ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन या तेज चालित स्वचालित संख्या में विस्फोटन या सौर धधक की वृद्धि या अत्यधिक वनोन्मूलन? कोट का सही उत्तर का चुनिए। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्मिक ईंधन का अत्यधिक प्रज्वलन होता है और जो तेल चालित स्वचालित संख्या में विस्फोटन होता है और जो हो जाएगा अत्यधिक वनोन्मूलन, यानी कि 1, 2, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधे का जैविक पदार्थ अधिकतम है? तो निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधे का जैविक पदार्थ अधिकतम है? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण पतझड़ वन या रेगिस्तानी झाड़ियाँ? तो आपका इसका राइट आंसर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जो है पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है?
यहाँ प्रदूषक दिया गया, होने वाली बीमारी दिया गया। पारा जो है मीनमाता बीमारी से होता है। कैडमियम एटाई बीमारी, कैडमियम के कारण एटाई बीमारी होता है। नाइट्रेट आयरन की कमी से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, या फ्लोराइड आयरन की कमी से अपच होता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यानी फ्लोराइड आयन, यह जो सम्मिलित नहीं है। फ्लोराइड आयरन की कमी से जो है दांतों में सड़न होती है, अपचत नहीं बल्कि दांतों में सड़न होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता माना जाता है? तो कितना है? तो 0.02%, 0.03% या 0.04% या 0.05%। तो सभी लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो है मात्रा जो वायुमंडल में कितना है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि देखा जाए तो 20 का यानी कि 0.03% है वायुमंडल में। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, और कार्बन CO2 जो है 0.03% है, और जो है आर्गन अकेरिया गैस जो है 0.93% है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार के वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में नियमित किया गया था? 1976, 1980, 1983 या 1988 में? तो यह जो है नियमित किया गया था 1980 में। भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 में जो बनाया गया था, इसका संशोधन वर्ष 1988 में किया गया था। संशोधन किया गया था 1988 में, लेकिन अधिनियमित किया गया था 1980 में। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया कि नीचे 2 वक्त दिया गया है और यहाँ पे सही को यहाँ पे चुनना था। यहाँ पे दिया है कि भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। भारत में जो है जलवायु परिवर्तन से क्या होता है? सामाजिक तनाव जो है सामाजिक तनाव क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो यह जो बिल्कुल सही कह रहा है। बी कहता है, कथन आर कहता है कि मौसम के चरम दशा को बारंबारता एवं तीव्र से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। तो ये भी सही है। यहाँ बताने के नीचे कोट सही का उत्तर करें। तो यहाँ पे दिया गया इसका राइट आंसर होगा ए तथा आर दोनों से तथा आर एक का सही कारण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है यह प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। इसकी स्थापना देखा जाए तो 1936 में किया गया था। कब किया गया था? 1936 में। इसका दूसरा नाम हेली नेशनल पार्क के रूप में भी हुआ था। इसका नामकरण हेली नेशनल पार्क के रूप में हुआ था, जिससे बाद में जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हो कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कोई किसी भी प्रश्न में आपको डाउट बुझाता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो है आप हमारे अगर इसका जो PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का नाम है ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। वहाँ पे जाकर सर्च कीजिए, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। मिलते हैं दोस्तों अगले सेट में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।